जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपके लिए भारतीय संविधान के प्रमुख भाग को लेकर आए हैं, जिसमें आपको इसके कुछ नोट्स हैं स्टार्टिंग में, और ये आपके घटना चक्र जो है उसी के इम्पोर्टेंट जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं और उसके भाग हैं। पहले हम आपको भाग करवाएंगे, इसमें जितने भी भाग हैं, और इसके बाद फिर अनुच्छेद, जितने भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं उनके बारे में करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। आपका जो ये नोट्स है इसमें पहले देखते हैं क्या क्या मेन पॉइंट है। तो भारतीय संविधान को क्रमांक के अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है, और वर्तमान में इनकी गणना की दृष्टि से केवल 25 भाग हैं। अगर वर्तमान की बात करेंगे तो 25 भाग हैं, और वैसे मूल संविधान में आपके 22 भाग दिए हुए हैं। और भारतीय संविधान के प्रमुख भाग एवं संबंधित विषय इस प्रकार से हैं। ये देखते हैं, आपको यहाँ पे मेन 22 भाग ही पढ़ने हैं, भाग और विषय। तो जो भाग एक है, भाग एक में क्या दिया हुआ है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो भाग एक आपका संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। भाग दो की बात करें तो भाग दो में आपका नागरिकता का उल्लेख किया गया है। भाग तीन की बात करें तो भाग तीन में आपको फंडामेंटल राइट अर्थात मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। भाग चार की बात करें तो भाग चार में आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी के बारे में उल्लेख किया गया है। और डीपीएसपी की बात करें तो ये कहाँ से लिए गए हैं, ये आपके लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी लिया गया है। नेक्स्ट की बात करें भाग चार का, ये मौलिक कर्तव्य जो है आपके ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था संविधान में, और 1976 में जोड़ा गया। कौन सी समिति के द्वारा, तो ये जोड़ा गया था आपका सोरसिंह समिति के द्वारा। सोरसिंह समिति के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अगर देखा जाए कि ये कहाँ से लिया गया है तो ये आपका सोवियत संघ अर्थात रूस, इसी को आप बोलते हैं रूस, सोवियत संघ या रूस के संविधान से लिया गया है इसको। नेक्स्ट है आपका भाग पांच में आपका संघ दिया गया है, और संविधान का सबसे बड़ा भाग, जो संविधान का सबसे बड़ा भाग है वो भाग 5 है। भाग 6 की बात करें तो भाग 6 में आपका राज्य के बारे में दिया गया है। भाग 7 में आपको है निर्सित। और भाग 8 की बात करें तो भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र। भाग 9 में आपका पंचायतें दिया गया है। भाग 9 की बात करें तो इसमें नगर पालिकाएं, और भाग 9 में सहकारी समितियां दिया है। भाग 10 की बात करें तो भाग 10 आपका शेड्यूल कास्ट से, शेड्यूल और ट्राइबल क्षेत्र से रिलेटेड है। और भाग 11 की बात करें, भाग 11 में आपको संघ और राज्यों के बीच जो संबंध होता है, संबंधों के बारे में दिया गया है, राज्य और संघों के बीच। नेक्स्ट है भाग 12 में आपका वित्त, संपत्ति और संविदाएं और वाद जो है, ये सभी जो है वित्त से संबंधित सेवाएं जो है भाग 12 में दिया हुआ है। भाग 13 की बात करेंगे तो भाग 13 में आपको भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जो व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, इसके बारे में भाग 13 में दिया हुआ है। भाग 14 की बात करें तो भाग 14 में आपको संघ और राज्यों की जो अधीन सेवाएं होती हैं, संघ राज्यों, सेंट्रल और स्टेट दोनों के मध्य जितनी भी सेवाएं हैं उसका उल्लेख भाग 14 में किया गया है। भाग 14A की बात करें तो भाग 14A में अधिकरण अर्थात ट्राइब्यूनल्स दिया हुआ है, अधिकरण। भाग 14A में भाग 15 की बात करें तो भाग 15 आपका निर्वाचन अर्थात इलेक्शन से संबंधित है। भाग 16 की बात करें, भाग 15 जो है निर्वाचन से संबंधित है। भाग 16 की बात करें तो भाग 16 में आपको कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिया गया है, कुछ वर्गों के जो संबंध में विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है। भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। भाग 18 की बात करें तो आपात उपबंध दिया गया है, इमरजेंसी। नेक्स्ट है भाग 19 में प्रकीर्ण के बारे में दिया गया है। भाग 20 की बात करें तो भाग 20 में संविधान का संशोधन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध इसमें दिया गया है। भाग 22 की बात करें तो भाग 22 में आपको संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, इन सभी के बारे में भाग 22 में दिया हुआ है। नेक्स्ट की बात करें, यहां तक आपके भाग कंप्लीट हो गए।
भाग आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए, 22 भाग थे। और इसमें आपको कई बार आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछ लेता है कि कौन सा भाग में कौन सा जो विषय है वो संबंधित है, कि कौन सा भाग किस विषय से संबंधित है, एक किस भाग में किसका उल्लेख किया गया है, इसके बारे में पूछता है। तो आपको ये 22 भाग जो है आपके मूल संविधान में दिए गए हैं। और वर्तमान प्रेजेंट की बात करें, वर्तमान में अब आपके 25 भाग हो चुके हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब बात करेंगे हम अनुच्छेद के आर्टिकल। अब हम बात करेंगे आर्टिकल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल मतलब प्रमुख अनुच्छेद, और एक दृष्टि में आप देखेंगे कि मतलब सिर्फ आपको यहाँ पे रिवीजन के लिए है। और इसका जो प्रैक्टिस क्लास होगी, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी प्रैक्टिस क्लास मिलेगी। तो आपको पहले इसके जितने भी अनुच्छेद हैं आपको याद करना है, इसके बाद इसकी प्रैक्टिस करना है, जिससे कि अनुच्छेद हर एक एग्जाम में आप देखे होंगे, हर एक एग्जाम में, सभी एग्जाम में आपको क्या है, आर्टिकल से प्रश्न पूछता ही पूछता है। इसलिए आपको आर्टिकल आना बहुत जरूरी है। हर एक एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आर्टिकल से आना अनिवार्य है, इसलिए इसको आपको कंप्लीट करना है। अनुच्छेद 1 की बात करेंगे, और इसमें वही एकदम इंपॉर्टेंट आर्टिकल ही करवाएंगे, एक तरफ से सारे आर्टिकल नहीं होंगे, जितने भी आपके लिए महत्वपूर्ण है वो सभी इसमें करवाए जाएंगे। अनुच्छेद 1 में जो है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, इसका प्रावधान है। अनुच्छेद 2 की बात करें, अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश, जो नए स्टेट बनेंगे उनके प्रवेश और स्थापना से संबंधित होगा अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 3 में आपको नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे किसी भी स्टेट का अगर नेम चेंज होता है तो वो किसके अंतर्गत होगा, वो आर्टिकल 3 के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता, जैसे जब संविधान शुरू हुआ उसमें किसी व्यक्ति की क्या नागरिकता थी, इसके बारे में प्रारंभ के समय नागरिकता। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 की बात करें तो अनुच्छेद 14 में है जो अनुच्छेद नागरिकता का जो प्रावधान है भाग 2 में किया गया, अभी बताया है, ये 5 से 12 तक है, 5 से 11 आर्टिकल तक है। अनुच्छेद 14 की बात करेंगे तो आपको 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकार दिए हुए हैं। और मूल अधिकार में जो अनुच्छेद 14 है वो विधि के समक्ष समानता का अधिकार प्रदर्शित करता है। अनुच्छेद 14 में आपको बताया गया है कि जो कानून के समक्ष सभी लोग क्या है, सभी को समान अधिकार प्राप्त होगा, यह अनुच्छेद 14 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 15 की बात करेंगे तो 15 में दिया हुआ है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का नागरिकों के बीच में कोई विभेद का प्रतिषेध नहीं होगा, ये अनुच्छेद 15 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 16 या 16 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 16 में दिया हुआ है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अर्थात कोई भी जैसे जॉब आती है, किसी भी जो सरकारी पद होते हैं उनमें से लोक नियोजन के विषय में अवसर की सभी को क्या होगी, समानता होगी। नेक्स्ट है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत, अर्थात अनुच्छेद जो 17 है वो छुआछूत जो है ना, जो छुआछूत होता है जातियों में, उसको खत्म करने के लिए, अर्थात छुआछूत को खत्म करने के लिए अनुच्छेद 17 है। इसमें आपको अगर कोई भी छुआछूत को मानता है तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत उस पर कार्रवाई हो सकती है, इसलिए आर्टिकल 17 में ये उल्लेख किया गया है और अस्पृश्यता का अंत ये इसमें दर्शाया गया है। अनुच्छेद 18 की बात करेंगे, अनुच्छेद 18 में आपका उपाधियों का अंत किया गया है, अर्थात आप किसी भी देश से मतलब किसी भी जैसे आप जैसे पहले की तरह ना राजा महाराजा जो होते थे उस तरह आप कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकते, यहाँ पे उपाधियों को अंत किया गया है। और जैसे सेना, कुछ क्षेत्रों में इसके लिए छूट है, सेना है या शिक्षा, सेना और शिक्षा के क्षेत्र को छोड़ करके जो ये राष्ट्र, और ये भी अगर कोई भी उपाधि दी जाएगी तो राष्ट्रपति की सहमति से दिया जाएगा। तो ये इसमें उपाधियों का जो अंत है, और बाकी इनकी सेना और शिक्षा के अलावा आप कहीं भी उपाधि नहीं ले सकते, अर्थात उपाधियों का अंत किया गया है अनुच्छेद 18 के द्वारा। अनुच्छेद 19 की बात करें तो अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्रता, अर्थात बोलने की स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण किया गया है। कई प्रकार की स्वतंत्रता होती है, जैसे आपके संविधान में 5 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है।
विचार, विचार अभिव्यक्ति, उपासना, विचार अभिव्यक्ति, उपासना और धर्म, उपासना, ऐसे ही करके कई सारी इसमें स्वतंत्रताएं दी गई हैं अनुच्छेद 19 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो नेक्स्ट अनुच्छेद है आपका आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में दिया हुआ है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अगर आप जैसे कोई भी अपराधी है उसमें कोई अगर दोष सिद्ध होता है तो उसके संबंध में संरक्षण किया गया है। अनुच्छेद 21 की बात करें तो अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किया गया है। यहाँ पे अनुच्छेद 21 के तहत अगर कोई भी व्यक्ति अपनी पसंद की जैसे मैरिज करता है या उसे कहीं विदेश घूमना है, विदेश घूमने की और विदेश घूमने, अपने मनपसंद की शादी करने, या बहुत सारी स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 21 के अंतर्गत वर्णित हैं। ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 21A काफी इंपॉर्टेंट है। इसको जो है 86वें संविधान संशोधन 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 2002 में 81वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 22 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 22 में आपको कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण किया गया है। जैसे मतलब अगर इसके अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, जैसे किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं माना जा सकता जब तक उसमें उसका अपराध सिद्ध ना हो जाए, इस दशाओं में जिसका जो है संरक्षण किया गया है अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 23 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 23 में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध किया गया है। अर्थात जो मानव दुर्व्यापार, अर्थात मानव का कोई व्यापार नहीं करेगा, जैसे पहले दास बना लेते थे, एक दूसरे को बेचते थे, ऐसा कोई मानव दुर्व्यापार नहीं होगा। और बलात् श्रम अर्थात जो बच्चों से मजदूरी करवाते थे, श्रम करवाया जाता है, उस पर प्रतिषेध किया गया है, अर्थात उस पर निषेध लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 24। ये भी सेम इसी से संबंधित है। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिशोध, अर्थात जो कारखाने होते हैं उनमें जो है 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनसे कम वर्ष के जो बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में जो है काम करने पर प्रतिषेध किया जाएगा। अनुच्छेद 25, यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है, जैसे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। अर्थात अनुच्छेद 25 से कहना है कि आप किसी भी धर्म को मानो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना ही कोई भी स्टेट किसी धर्म को बढ़ावा देगा। अबाध रूप से आप किसी भी धर्म को मानने के लिए आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, उस धर्म का प्रचार करने के लिए स्वतंत्र हैं। ये सभी जो है आर्टिकल 25 में दिया गया है। आर्टिकल 29 की बात करें तो आर्टिकल 29 जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया गया है। जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो चाहें तो अपना स्कूल, मदरसे आदि का निर्माण कर सकते हैं और अपने वर्ग जो उनके हित हैं उनका संरक्षण कर सकते हैं। आर्टिकल 32 ये जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर देखा जाए तो ये फंडामेंटल राइट में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी अधिकार को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने बोला है। क्या कहा है इस अधिकार को? इसको कहा है संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को। आर्टिकल 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों के संरक्षण में जो है मूल अधिकारों के संरक्षण में रिट जारी कर सकती है। और कितने प्रकार की रिट होती है? 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है। और अगर इसी में हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत आपके मूल अधिकार के संरक्षण में रिट जारी कर सकता है। तो आप सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत अपने अधिकारों के हनन से संबंधित वहां पे रिट जारी कर कोर्ट में जा सकते हैं, और जिसके द्वारा हाई कोर्ट आपका आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो अनुच्छेद है, क्वेश्चन नहीं है, अनुच्छेद है 39 की बात करें तो 39 में ये उल्लेख है कि राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व जो राज्य है उसके अंतर्गत। अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है डीपीएसपी 36 से 51 तक। डीपीएसपी 36 से आपका आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी लागू हो जाते हैं, जिसमें आर्टिकल 39 में लिखा हुआ है कि राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, मतलब राज्य अपने हिसाब से जो राज्य के द्वारा अनुसरण किए जाएंगे वो उस प्रकार के कुछ नीति तत्व राज्य द्वारा बनाए जाएंगे। अनुच्छेद 39 का काफी इंपॉर्टेंट है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अर्थात राज्य का कर्तव्य होगा कि किसी भी प्रत्येक व्यक्ति को समान न्याय मिले और निःशुल्क विधिक सहायता, अर्थात उसे अगर जैसे कोई भी किसी भी मामले में है तो उसको निःशुल्क जो है कोर्ट से उसको वकील करने की सहायता दी, वकील मिलेगा, सरकारी वकील प्रदान किया जाएगा और उसको समान न्याय मिलेगा। ये जो है राज्य का नीति, जो राज्य के अंतर्गत मतलब राज्य से उसे ये सहायता मिलनी चाहिए, उसके बारे में दिया हुआ है। अनुच्छेद 39 का में ये प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 40 की बात करें, काफी अच्छा मतलब अनुच्छेद 40 बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ग्राम पंचायतों की स्थापना से संबंधित है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 41 की बात करें, अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अर्थात जब अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में, जैसे किसी भी व्यक्ति को काम, शिक्षा और लोक सहायता में पाने का ये अधिकार है नागरिक का, इसलिए राज्य को उसके लिए सर्विस जैसे होता है काम, उसको किसी नागरिक को राज्य के किसी भी सभी नागरिकों को काम उपलब्ध करवाना, शिक्षा देना और लोक सहायता प्रदान करना, ये सभी इन सभी के बारे में अनुच्छेद 41 में इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 43 खा की बात, अनुच्छेद 43 खा में दिया हुआ है सहकारी समितियों का संवर्धन। अर्थात जो राज्य है, राज्य के द्वारा सहकारी समितियों का संवर्धन भी किया जाएगा। अनुच्छेद 44 कॉमन सिविल कोड, अर्थात नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान, अर्थात सभी के लिए समान कानून लागू हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान सिविल संहिता को लागू करने के लिए नागरिक प्रावधान किया गया अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 45 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 45 में आपको 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 45 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 48 का। अनुच्छेद 48 का में आपका उल्लेख है कि पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित प्रावधान किया गया अनुच्छेद 48 का में। दोस्तों कैसी लग रही हमारे द्वारा करवाई जा रही क्लास, कैसी लग रही है? अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जो भी अभी तक नए हो। और ये आर्टिकल जितने भी हैं, आर्टिकल आपके पूरे 368 जो जितने भी आर्टिकल हैं, मूल संविधान में 395 आर्टिकल हैं, जिनमें आपको जितने भी महत्वपूर्ण संविधान है वो सभी करवाए जाएंगे। तो उम्मीद है आपको सभी ये वीडियो पसंद आ रहा होगा और ये जितना भी आर्टिकल करवाएंगे ये किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, तो आप इन्हें ध्यान से पढ़ें। अगर आप सीटेट, बीपीएससी, यूपीएससी या यूपीपीसीएस, आरओ किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें आपका आर्टिकल और मतलब पॉलिटी से संबंधित कोई क्वेश्चन ना है। इन्हीं में से कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट आर्टिकल से पूछ लेता है, इसलिए आपको आर्टिकल सभी याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। आपके 48 तक हो गया है, यहाँ पे आर्टिकल 50 की बात करेंगे। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 50 में दिया हुआ है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, इसके बारे में प्रावधान अनुच्छेद 50 में किया गया है। अनुच्छेद 51 की बात करेंगे। अनुच्छेद 51 में आपको अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की गई है। जो है अनुच्छेद 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 का की बात करें, इसमें मूल कर्तव्य दिया गया है। ये स्वर्ण सिंह समिति, अभी पीछे बताया है कि स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा ही मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है।
अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 55 में क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, और राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 57 में पुनर्विचार के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 की बात करें, राष्ट्रपति पद की योग्यता, जो अनुच्छेद 58 दिया हुआ है उसमें राष्ट्रपति पद की योग्यता के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 60, आर्टिकल 60 में आपका राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 61 की बात करें तो राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया, अर्थात राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाए जा सकते हैं। और अगर इस महाभियोग की प्रक्रिया की बात करें, ये आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यूएसए। और महाभियोग कैसी प्रक्रिया है यह भी आपको याद रखना है, ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है महाभियोग। अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 66 की बात करेंगे, अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया गया है, मतलब उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान अनुच्छेद 66 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 70 की बात करेंगे, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, अन्य आकस्मिकताओं के में राष्ट्रपति के जो कृत्य हैं उनका निर्वहन किया जाएगा। अनुच्छेद 70 की बात करेंगे, अनुच्छेद 70 में जो है सेम है, यही राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन होगा। अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72 में क्षमादान शक्तियां, राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है उनके बारे में उल्लेख किया गया है, जैसे क्षमा आदि कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्तियां दी हुई हैं। अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया गया है। अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54 में आपको राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, जो मंत्रिपरिषद होती है उसमें राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 75, अर्थात अनुच्छेद 75(1), अनुच्छेद 75(1) में दिया हुआ है, प्रधानमंत्री अर्थात पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। जो प्रधानमंत्री है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और जो अन्य मंत्री हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ये अनुच्छेद 75(1) में वर्णित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 76 की बात करेंगे, भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी, ये होगा भारत सरकार का वकील होता है। अनुच्छेद 79 का अनुच्छेद 79 में दिया हुआ है संसद के गठन का प्रावधान। यहाँ पे आपको एक ट्रिक याद रखना है, सरला अर्थात सा से हो जाएगा 79, 80, 81, यहाँ पे हो जाएगा 79, 80 और यहाँ पे 79, 80, 81। सा से 79 में है संसद, संसद के गठन का प्रावधान है। राज से हो जाएगा राज्यसभा, और ला से हो जाएगा लोकसभा, अर्थात 79 में है संसद के गठन का प्रावधान, अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा की संरचना, और अनुच्छेद 81 में है लोकसभा की संरचना। सरला अर्थात 79, 80, 81 याद रखना है आपको। 83(1) की बात करेंगे अनुच्छेद, ये राज्यसभा का एक स्थायी सदन है। अनुच्छेद 83(1) जो है आपका राज्यसभा का एक स्थायी सदन है। अनुच्छेद 84 के बारे में बात करेंगे। अनुच्छेद 84 में आपका संसद की सदस्यता के लिए अर्हताएं, मतलब संसद की जो सदस्यता है उसके लिए क्या क्या योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए, उसका उल्लेख अनुच्छेद 84 में किया गया है। अनुच्छेद 85 में बात करेंगे, अनुच्छेद 85 में है संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन, अर्थात संसद का सत्र और उसका सत्रावसान और विघटन के बारे में जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 85 में किया गया है। अब आएंगे अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 101 की बात करेंगे। इसमें उल्लेख किया गया है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर होने पर, अगर जैसे कोई भी जैसे लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा जैसे कि किसी भी पार्टी में है तो उसमें अगर दोनों पार्टियों के मत बराबर हैं तो उसमें जो लोकसभा अध्यक्ष है उसका मत निर्णायक होता है, अर्थात जिस पार्टी को भी वो राज्य सरकार बनाने की अपील करेंगे वही पार्टी वो सरकार बना सकती है। ये इसका मतलब अर्थ होता है, लोक निर्णायक मत का यही अर्थ होता है। अनुच्छेद 108 काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, अर्थात दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
कौन बुलाता है? तो वो बुलाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है, लेकिन अगर उसकी अध्यक्षता की बात कहोगे तो दोनों लोकसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 109 की बात करें, अनुच्छेद 109 की बात करें तो इसमें धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया लागू की गई है। धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया स्थापित है। अनुच्छेद 10 की बात करेंगे, अनुच्छेद 10 में आपको धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 10 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। और कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा, ये कौन निर्णय करता है? ये आपका लोकसभा के द्वारा किया जाता है। अर्थात लोकसभा जो अध्यक्ष होता है उसके द्वारा ये निर्णय किया जाएगा कि कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा। और धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में लिखा गया है। अनुच्छेद 112 की बात करेंगे तो इसमें बजट संबंधी प्रावधान है, जैसे वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया हुआ है आपका अनुच्छेद 12 में। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये दिया हुआ है, वार्षिक वित्तीय विवरण आर्टिकल 112। आर्टिकल 117 की बात करेंगे, अनुच्छेद 117 की बात करेंगे, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। जो वित्त विधेयक होते हैं उनके बारे में स्पेशल प्रोविजन किया गया है। अनुच्छेद 122 की बात करेंगे, यहाँ पे न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। अनुच्छेद 123 बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति, अर्थात जब संसद का सत्र ना चल रहा हो तब राष्ट्रपति इसमें जो है अध्यादेश जारी कर सकता है, ये राष्ट्रपति की शक्ति है। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अब यहाँ पे उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और उसके गठन से संबंधित है अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 129 में यह प्रावधान किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का एक अभिलेख न्यायालय होगा। ये इसका प्रावधान 129 में किया गया है। अनुच्छेद 137 की बात करेंगे, अनुच्छेद 137 में आपका प्रावधान है कि उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की पुनरावलोकन रिव्यू की शक्ति, अर्थात पुनरावलोकन रिव्यू पावर जो है सुप्रीम कोर्ट के पास रिव्यू पावर होगी। अनुच्छेद 143 की बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, यह भी पिछले एग्जाम में पूछा गया है आपका कि जो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति जो है अनुच्छेद 143 में होगा। ये आपका पेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अभी जो 28 को एग्जाम हुआ था सेकेंड शिफ्ट में, उसमें यही क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 148 में दिया गया भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है CAG है, वो 148 में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 में दिया गया राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान जो है अनुच्छेद 155 में किया गया है। अनुच्छेद 161 की बात करेंगे, अनुच्छेद 161 में आपका है क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति, अर्थात कुछ मामलों में जो है राज्यपाल की क्षमा दान की शक्तियां होती हैं और जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति की तरह है, मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता है, ये जो है उसके अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 162। अनुच्छेद 162 में उल्लेख किया गया राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति होगी उसका विस्तार अनुच्छेद 162 में दिया गया है। अनुच्छेद 164 है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिएगा कि राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति यहाँ पे 164 एक में है और वहां पे 75 एक में था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164 एक सेम है, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, ये सही है। अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 165 में है राज्य का महाधिवक्ता, अर्थात राज्य का एक महाधिवक्ता होगा, जैसे महान्यायवादी होता है केंद्र में वैसे राज्य में एक महाधिवक्ता होगा। अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169 की बात करेंगे राज्यों में विधान परिषदों को उत्साधन या सृजन। अनुच्छेद 174 राज्यपाल द्वारा
राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावधान करने तथा विधानसभा को विकसित करने का अधिकार होता है राज्यपाल के पास 174 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे अनुच्छेद 200। अब हम पहुंच चुके हैं अनुच्छेद 200 में। आर्टिकल 200 की बात करेंगे। राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना, यह आर्टिकल 200 के तहत आता है। अनुच्छेद 201 की बात करेंगे। राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक, अनुच्छेद 201 में प्रावधान किया गया है इसका। और अनुच्छेद 213 इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है ये। इसमें आपका विधानमंडल के विश्रांतरी काल में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। और केंद्र में राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। और राज्यपाल के पास विधानमंडल के जब सत्र ना चल रहा हो तब उस समय 213 के अंतर्गत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। दोस्तों इतने 213 अनुच्छेद आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा लास्ट में। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करिएगा। और ऐसे ही संविधान के इम्पोर्टेंट जो प्रश्न हैं, ऐसे कौन कौन से टॉपिक ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है वो सबसे पहले हम लेके आएंगे। इम्पोर्टेंट टाइप जो टॉपिक है उनको कवर कराएंगे और उनके जो एमसीक्यूज हैं एमसीक्यू भी करवाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद इसके एमसीक्यू लेकर आएंगे। ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट डे इसका एमसीक्यू आएगा, तो उसको एमसीक्यू इस वीडियो को देखने के बाद ही आप एमसीक्यू कीजिएगा। इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, इसके बाद उसके एमसीक्यू कीजिएगा। और फिर जिससे कि आपको आर्टिकल से संबंधित कोई भी परेशानी नहीं होगी। आर्टिकल जितने भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आर्टिकल 214 की बात करेंगे। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय अर्थात राज्यों के लिए हाई कोर्ट की बात की गई है। अनुच्छेद 215 में है उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 216 में दिया गया है उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 216 में। अनुच्छेद 217 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 217 में हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, तो वो करेगा आपका राष्ट्रपति। और अनुच्छेद 219 की बात करेंगे। इसमें है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 226 में उल्लेख है उच्च न्यायालय की कुछ रिटें अर्थात रिट्स जो है निकालने की शक्ति किसको है, यह है आपको हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट के पास जो उच्च न्यायालय के लिए रिट जारी करने की शक्तियां हैं। अनुच्छेद 231 की बात करेंगे। अनुच्छेद 231 में है 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। मतलब अनुच्छेद 231 में यह उल्लेख किया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट है वर्तमान में आपके 25 जो है हाई कोर्ट इस समय प्रेजेंट है भारत में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 233। अनुच्छेद 233 की बात करेंगे तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन होगा। अनुच्छेद 239 की बात करेंगे यहाँ पे तो दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध अर्थात जो दिल्ली है उसके इस उपबंध में स्पेशल प्रोविजन किए गए हैं। स्पेशल प्रोविजन है दिल्ली के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 241। अनुच्छेद नंबर 241 में देखेंगे हम संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय अर्थात संघ और राज्य क्षेत्रों के लिए आपका हाई कोर्ट होगा। अनुच्छेद 243 में आएंगे तो यहाँ पे ग्राम सभा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 243 खा पहले अनुच्छेद 243 का में है ग्राम सभा। अनुच्छेद 243 खा में आपका पंचायतों के गठन के बारे में बात की गई है। और अनुच्छेद 243 ग में पंचायतों की संरचना का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 243 घ अनुच्छेद 243 घ में बात करेंगे तो इसमें है पंचायतों में स्थानों का आरक्षण किया गया है। अनुच्छेद 243 झ की बात करेंगे तो इसमें पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग का गठित करने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है अपना अनुच्छेद 243 टा। अनुच्छेद 243 में प्रावधान है कि पंचायतों के लिए निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है अनुच्छेद 243 टा में।
यहाँ पे, और इसी को के भी बोल सकते हैं, अनुच्छेद 243 के या टा, मतलब ये हिंदी में है सारे। अनुच्छेद 243 था की बात करेंगे तो नगर पालिकाओं का गठन किया गया है। अनुच्छेद 243 या का में दिया हुआ है नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 243 या घा के अंतर्गत जिला योजना के लिए समिति का प्रावधान है। अनुच्छेद 243 या झा में सहकारी समितियों का निगमन है। और अनुच्छेद 249 में राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रहित में विधि बनाने की संसद की शक्ति, ये भी इसका भी उल्लेख 239 आर्टिकल में किया गया है। और दोस्तों ये जो जितने भी आर्टिकल आपको करवाए जा रहे हैं ये आपके एग्जाम में देखिएगा, इन्हीं में से आपके जितने भी एग्जाम होने वाले हैं इन्हीं में से आपके क्वेश्चन फंसने वाले हैं। अनुच्छेद 253 की बात करेंगे। आपने अगर कोई भी प्रीवियस ईयर एग्जाम दिया हो तो आप चेक कर सकते हो। ये जो हमारा 40 से 50 मिनट का जो वीडियो होने वाला है, इसी 40 से 50 मिनट के वीडियो के अंतर्गत आपके जितने भी किसी भी आप एग्जाम कोई सा भी दिए हो, इसके बाहर कोई सा भी आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा आर्टिकल से रिलेटेड। और जो हमने संविधान के भाग और आर्टिकल करवाए हैं इससे अलग कोई भी आर्टिकल नहीं जाएगा, इसी के अंतर्गत पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन। यही सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं और ये सभी क्वेश्चन जो घटना चक्र की खुद की वेबसाइट है उससे क्वेश्चन लिए गए हैं। तो ये जान लीजिए, ये सभी ऑथेंटिक क्वेश्चन जितने भी हैं आर्टिकल, ये सभी ऑथेंटिक हैं, मतलब यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे आपको बाहर नहीं जाएगा। और अनुच्छेद 253 की बात करेंगे यहाँ पे, तो अनुच्छेद 253 में है अंतरराष्ट्रीय सरकारों यहाँ पे होगा, अंतरराष्ट्रीय सरकारों को प्रभावी करने के लिए विधान। नेक्स्ट है, और यहाँ पे सरकार ने अंतरराष्ट्रीय कार्यों होगा, अंतरराष्ट्रीय कार्यों को प्रभावी करने के लिए विधान किया गया है। अनुच्छेद 262 की बात करेंगे तो यहाँ पे अंतरराज्यीय नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का निर्णय किया गया है। अनुच्छेद 263 ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अनुच्छेद 263 में अंतरराज्य परिषद के संबंध में उपबंध किया गया है। अंतरराज्य जो परिषद है इंटर स्टेट काउंसिल के संबंध में उपबंध किया गया है। नेक्स्ट की बात करेंगे हम अनुच्छेद 266। अनुच्छेद 266 में आपका भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे के बारे में प्रावधान किया गया है। भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे के बारे में प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 267 अर्थात 267 की बात करेंगे। और सेम आर्टिकल जो 267 है ये आपका पूछा गया था वीडियो के एग्जाम में, जो यूपी में वीडियो का एग्जाम हुआ था अभी, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के आकस्मिक निधि के बारे में इसमें प्रावधान है, कौन से आर्टिकल में इसका प्रावधान किया गया है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। इसमें भारत के आकस्मिक निधि जो है 267 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 280 की बात करेंगे, ये है वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 आपको फाइनेंस कमीशन से संबंधित है, वित्त आयोग, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं तो वो होते हैं वित्त मंत्री। और फिर अनुच्छेद 300 का, अनुच्छेद 300 का की मतलब 300 का की बात करेंगे तो विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित ना किया जाना, अर्थात यहाँ पे संपत्ति का अधिकार जो है दिया गया अनुच्छेद 300 का को। और ये लीगल राइट ना करके ये लीगल राइट की श्रेणी से हटा दिया गया है, मतलब विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना, यही इसका राइट आंसर मतलब अनुच्छेद है। अनुच्छेद 312 में जो है अखिल भारतीय सेवाएं जो यूपीएससी होती है, अखिल भारतीय सेवाएं से संबंधित प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 315 में दिया गया है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, मतलब कमीशन जो लोक सेवा आयोग है इसका उल्लेख अनुच्छेद 315 में किया गया है। अनुच्छेद 324 में जो है निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 324 में है निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 326 की बात करेंगे तो इसमें आपका लोकसभा राज्यों के विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का एक वयस्क मताधिकार के आधार पर होना, ये इसमें अनुच्छेद 326 में उल्लेख किया गया है। और आपको एक क्वेश्चन है कि अब किस संविधान संशोधन के द्वारा, आप लिख के एक क्वेश्चन है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है
कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई थी? इसको आंसर आपको कमेंट में कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स में। ये आपका आज के लिए आंसर क्वेश्चन होगा। आपके लिए क्वेश्चन फिर से हम दोहराते हैं कि किस संविधान संशोधन के लिए आपको जो वर्तमान की उम्र है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है, ये आपके लिए क्वेश्चन है और इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका आर्टिकल 330। अनुच्छेद 330 में है लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है। अनुच्छेद 331 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 331 में है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। जो ये लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व है और इसमें 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा निष्प्रभावी कर दिया गया है, जिसमें आपको लोकसभा में दो आंग्ल भारतीयों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता था। तो ये 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको अब निष्प्रभावी अर्थात इसको कैंसिल कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल है आपका आर्टिकल नंबर 332। आर्टिकल नंबर 332 में देखेंगे कि राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है। अनुच्छेद 333 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 333 में राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व किया गया है और ये कब 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा निष्प्रभावी कर दिया गया है। अनुच्छेद 333 में ये प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 में है इसमें नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन जो है एनएस इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जो है उल्लेख अनुच्छेद 338 में किया गया है और अनुच्छेद 338 में है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति। यहाँ पे जो है शेड्यूल कास्ट और ट्राइबल का जो है दोनों का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 338 में है और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 338 खा में देखेंगे तो इसमें पिछड़े वर्गों के लिए ओबीसी के लिए जो है प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 300 आपको यहां से याद रखना है। अनुच्छेद 338 में है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 खा में है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 338 खा में आपको पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अब आएगा आपका अनुच्छेद 340। अनुच्छेद 340 में जो है पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण में पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति, इसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 340 में किया गया है। अनुच्छेद 343 में है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित किया गया है, अर्थात संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी। ये वर्णित है आपके आर्टिकल 343 में। आर्टिकल 344 की बात करेंगे तो आर्टिकल 344 में राजभाषा आयोग, आर्टिकल 344 में राजभाषा आयोग का गठन जो है उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 350 में है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, अर्थात जो है आपको ये प्रावधान किया गया कि जो प्राथमिक शिक्षा होती है वो मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा दी जाए। इसका जो सुविधाएं हैं ये 350 का में दिया गया है। इसका अनुच्छेद 350 खा की बात करेंगे तो ये आपको भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी पद का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 352 की बात करेंगे तो ये राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह की बात की गई है, अर्थात अनुच्छेद 52 जो है नेशनल इमरजेंसी से संबंधित है। नेशनल इमरजेंसी इससे संबंधित है अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 356 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 356 है आपका राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। तो राज्यों में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या है राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। कैसे? इसे अनुच्छेद 356 में है राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 52 में है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, इसमें है राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 360 की बात करेंगे, अनुच्छेद 360 में आपका वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान, अर्थात वित्तीय आपातकाल के बारे में जो प्रावधान किया गया है
वो आर्टिकल 360 में वर्णित है। अनुच्छेद 368 की बात करेंगे यहाँ पे। अनुच्छेद 368 की बात करेंगे तो संसद के संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया से संबंधित जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 367 में वर्णित है। आपके महत्वपूर्ण जो जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे वो यहाँ पे समाप्त होते हैं। और आपका जो प्रश्न था कि किस संविधान संशोधन के तहत मतदान करने का 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है, ये आपको आज के लिए क्वेश्चन है। और आप हमारे द्वारा जितने भी अनुच्छेद करवाए गए हैं आप इन्हें जरूर याद करिएगा, जिससे कि आपको किस आने वाले एग्जाम में आर्टिकल से संबंधित प्रॉब्लम ना हो। और जो भी इसका प्रैक्टिस आर्टिकल से संबंधित प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे तो हम आपके सामने जरूर लाएंगे। और आप अगर ये क्लास 1 से 2 बार देख लेते हैं तो आपका प्रैक्टिस में सारे क्वेश्चन आपके सही होने वाले हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आप नए हैं तो। और हमारे द्वारा करवाई गई इस वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो अगेन लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।